जय हिंद दोस्तों। पिछले कई महीनों में हमने ये जरूर सुना है कि यूपीएससी में 4 बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इस बात को प्रूव करके रहेंगे कि आखिर ये 4 बड़े रिफॉर्म्स आ कैसे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस रिफॉर्म की कितनी ज्यादा जरूरत है। इस पूरे वीडियो में रिफॉर्म्स की बात हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम ये बताएंगे कि आखिर ये बदलाव आ कहां से रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीनों में हमने YouTube पे कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पर इन रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया है और ये बिल्कुल सही है। चाहे वो कोई भी YouTube चैनल हो, इस रिफॉर्म से रिलेटेड बातें कह रहा हो, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आखिर ये कह कहां से रहे हैं, इनके पास वो प्रूफ कहां है? मैं इस वीडियो में वो प्रूफ आपके सामने दिखाना चाहता हूं। लेकिन परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ये मैं नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय के वर्ष 22 में। उनका कहना है कि चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हम इन ऑप्शनल के चेंज होने में या रिफॉर्म्स के बारे में सोच सोच कर अपनी पढ़ाई ना करें? हम परेशान हो कि पढ़ाई करें और कुछ चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। हर मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन इसका यह मतलब है क्या कि हम जीना छोड़ दें? हमें इसका यह मतलब है क्या कि सिर्फ और सिर्फ मरने के बारे में ही हम सोचें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो होते हुए आए हैं और ऐसे रिफॉर्म्स आते हुए आए हैं। रिफॉर्म्स होंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म्स जो है वो भारत में आ चुका है, वो है PyGPT। PyGPT जो कि इंडिया का सबसे पावरफुल AI रिसर्च टूल है आपके लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ये यूपीएससी लेवल का आंसर क्वेश्चंस रियल टाइम पर जनरेट कर रहा है। इनफैक्ट जो टॉपर हैं स्मृति राणा, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है। ये प्रोडक्ट इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा बैक्ड है, काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। एस्पिरेंट्स की नई आवाज बन रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जाएं, आज ही डाउनलोड करिए यूपीएससी का सबसे पावरफुल AI टूल PyGPT। हम जिक्र कर रहे हैं रिफॉर्म्स के बारे में। रिफॉर्म यूपीएससी में कई मर्तबा हुए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1993। हम बहुत पहले नहीं जाते हैं। 1993 में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका मार्क्स 200 मार्क्स को रखा गया था। वहीं काफी सालों बाद 2011 में CSAT का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वहीं ठीक 2 से 3 साल बाद 2014 में पेपर 4 इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम हमने रखा एथिक्स। 2014 में ही ऐसे को पहले 2-2 टॉपिक्स लिए जाते थे। उससे पहले अब जो है 2014 के बाद से हर सेक्शन से एक एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना पड़ता था। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो चेंज हुआ 2024 में, वो अटेम्प्ट में हुआ, 4 के बजाय 6 कर दिया गया था। लेकिन इनमें कई सारी ऐसी चीजें थी जिससे एस्पिरेंट्स जो है वो फ्रस्ट्रेट हुए। मैंने आर्टिकल भी लगा रखा है यहां पर जो कि 2014 के बारे में है। इनफैक्ट द हिंदू के इस आर्टिकल के हिसाब से 2013 में यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन को डिले किया था और इसी डिले का जो कारण है वो ये बना था कि स्टूडेंट्स के मन में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। सड़क पे लोग उतर आए थे, वो जस्टिस मांग रहे थे। 3 अटेम्प्ट्स, 3 एज रिलैक्सेशन, भारतीय भाषाओं को महत्व दी जाए। 2013 का नोटिफिकेशन आया था सिलेबस को अपडेट करने का, पैटर्न को बदलने का। उसके पास टाइम फ्रेम बहुत कम बचा था। इस वजह से एस्पिरेंट्स वो काफी परेशान थे कि इतने कम टाइम फ्रेम में आपने सिलेबस को चेंज कर दिया, तो कैसे होगा? दोस्तों, एक और मैं आपको प्रूफ देता हूं। मैंने आज से ठीक 8 महीने पहले अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो लिया था, जिसमें 70,000 से भी ज्यादा व्यूज हैं। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर एक पार्लियामेंट्री कमेटी पैनल ने बहुत बड़ा कदम लिया है। साथ ही में मैंने एक और सेशन लिया था 6 महीने पहले, जहां पे बिग न्यूज फॉर एस्पिरेंट बात की गई थी, जहां पे सरकार जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज की 200 से भी ज्यादा वैकेंसीज को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब क्या है? ये एक रिफॉर्म का ही पार्ट है, रिफॉर्म का
का ही हिस्सा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं वो प्रूफ के हिसाब से है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जहां पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी कि पार्लियामेंट पैनल ने यूपीएससी को यह हिदायत दी है कि अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसका जो है वो कम करिए, जिसकी वजह से कैंडिडेट लो टर्न अप हो रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। साथ ही में ये है वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये है 131st रिपोर्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि राज्यसभा की, जो कि रिपोर्ट नंबर 131 है, पिछले साल अगस्त 2023 में आई थी, जहां पे डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जहां पर डीओपीटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पिछले 10 सालों में 2011 से लेकर 2020 तक के रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उनका रेशियो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस आंकड़ों के हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं 2011 से 46% से लेकर 2020 में 65% तक बढ़े हुए हैं। मेडिकल बैकग्राउंड में 14% से लेकर 2011 में 33% यानी कि 4% तक बढ़े हुए हैं मेडिकल बैकग्राउंड में। इनफैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं वो एक टाइम पे 2011 में 27% था, वो अब गिरकर 2020 में 23% हो चुका है। इन्हीं कुछ चीजों को बात रखते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले साल ही अगस्त और सितंबर के महीने में यूपीएससी से यह कहती है कि जब इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जहां से इंजीनियर्स, आईआईटी, आईआईएम के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपनी जॉब छोड़ के, अपने स्पेशलाइजेशन को छोड़ के वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग रहे हैं, तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर को लूज कर रहा है। तो यूपीएससी को कहीं ना कहीं एक ऐसे एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और उनको अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि हर साल यूपीएससी 1000 लगभग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है, लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी कई सारे पोस्ट को, कई सारे ऐसे स्पेशलाइजेशन कोर्स को छोड़ के आते हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी में एक और बात कही है। उनका यह कहना है सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेकर टोटल डेट जब फाइनल रिजल्ट निकलता है, कहीं ना कहीं 12 से 15 महीने गुजर जाते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के मेंटल हेल्थ पे बहुत टोल होता है, और साथ ही में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस, रूम रेंट, खर्चा बहुत बढ़ जाता है। ये एक ह्यूमन कैपिटल का इरोजन है, और जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। इस प्रोसेस को भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूपीएससी को बोला है, जरा देखिए। अब अगले पेज पर हम लोग आते हैं। कमेटी ने एक और रेकमेंड किया है। कमेटी ने कहा है कि आप जिस कैंडिडेट से फीस लेते हैं उस फीस का हमें एक एनालिसिस दीजिए पिछले 5 सालों का, वर्सेस आप ये बताइए कि आपको इस एग्जाम में कंडक्ट कराने को कितना पैसा खर्च होता है ऑल ओवर इंडिया में, एक उसकी एनालिसिस मांगी गई है। साथ ही में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक ऐसे लोग को अपॉइंट करें जो कि असेस कर सकें इसके स्कीम को, इसके पैटर्न को, इसके सिलेबस को, जो भी पिछले 10 सालों में यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक, अब तक पिछले 10 सालों में जो भी इसके प्रभाव पड़े हैं एस्पिरेंट्स के ऊपर, वो एक रिपोर्ट शेयर की जाए। आपके सामने लगभग 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे डीओपीटी ने यूपीएससी को कहा है, साफ साफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए हर एक कैंडिडेट के लिए। ये कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है जैसे एमबीबीएस हो गया, आईआईटी हो गया। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां पे हर एकेडमिक के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस को एक बार रीथिंक करना चाहिए। साथ ही में इनका कहना यह है कि आने वाले टाइम पे यूपीएससी के सिलेबस को भी हमको देखना चाहिए। साथ ही में इसके जो इंपैक्ट हैं, इसकी जो स्टडीज हैं, वो ध्यान देना चाहिए। कमीशन ने यह भी कहा है कि जो आंसर कीज है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, लेकिन उसकी आंसर की जो है वो 1 साल बाद आती है। जैसे अभी आंसर की आई है लेकिन एग्जाम पिछले साल हुआ था। इसीलिए
कमेटी ने यूपीएससी से रिक्वेस्ट की है कि इसके आंसर की को आप 2 से 3 महीने में रिलीज कर दें, ताकि कैंडिडेट जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्कशीट पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की पे डिपेंड ना रहें, जो कि कभी कभी गलत भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी में एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं अपना पाते हैं। यही एक तरीका है जहां से मामला लोग काफी समझ में आ रहे हैं। अब तक तो आपने वीडियो का पार्ट 1 देख लिया, अब हम जिक्र करते हैं वीडियो के पार्ट 2 पे, जिसका नाम है बिगेस्ट रिफॉर्म इन यूपीएससी। सो द बिगेस्ट रिफॉर्म इन यूपीएससी इज सर्विस अपग्रेडेशन, मतलब कि आप अपनी सर्विस को अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप एक बार यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, आप क्लियर कर गए, आप री एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप सेम देखने को मिलेगा इसी केस में, जहां पर आप देख सकोगे इस साल के रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, आईपीएस थे और उन्होंने एग्जाम दिया था और वो फिर से सिलेक्ट हो चुके हैं, अब वो रैंक 1 बन चुके हैं। सिमिलरली शुभम कुमार, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी टॉपर थे, इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज उनको मिला हुआ था, लेकिन फिर से उन्होंने एग्जाम दिया और रैंक इंप्रूव करके AIR 1 बने। ये सिर्फ 2 नहीं, ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं। इनफैक्ट 2023 का ये जो रिजल्ट आया है, इसमें 60 से भी ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में सिलेक्टेड हैं और री एग्जाम देके इंप्रूव किए हैं और फिर से सेलेक्ट हुए हैं। दूसरा रीजन आता है, दूसरा बड़ा अपग्रेडेशन आता है, वो है न्यू मेंस सब्जेक्ट। दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, भारत ग्रो कर रहा है। पब्लिक सरकार के बीच में कैसे ब्यूरोक्रेसी एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा रहे, उसके लिए नए नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मेंस सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ, रेवेन्यू या लीगल सिस्टम, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा एंड सबसे बिगेस्ट, जिसका मार्केट में बहुत फियर है, वो है ऑप्शनल। मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं ऑप्शनल हट जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑप्शनल को कवर करना। ऑप्शनल, आपको याद है इसी वीडियो में मैंने बहुत पहले कहा था कि कमीशन ने यूपीएससी को बोला है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए। सोचिए किसी का ऑप्शनल इतना स्ट्रांग है क्योंकि उसमें वो पीएचडी करके बैठा है, वही वो उसने ऑप्शनल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल AIR 1 यानी कि आदित्य, उन्होंने अपना ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा था, जो कि उनका बैकग्राउंड था IIT का। उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। काफी हद तक हमने ये पैटर्न देखा है, जो जिसमें मास्टर्स कर रखा है वो सब्जेक्ट वो उसमें ले रखा है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? यूपीएससी ने यही मामले को सेट करने के लिए शायद पैनल ने यूपीएससी को रेकमेंड किया है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। मे बी इसको एक नए पेपर के साथ भी रिप्लेस किया जाए। साथ ही में चौथा और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो एज लिमिट से ऊपर, एज लिमिट यानी कि लोअर करने की बात की जा रही है। वो क्यों? क्योंकि यूपीएससी का कहना है कि जैसे जैसे एज लिमिट ज्यादा होती जाती है, एस्पिरेंट्स जो है वो एक अपना तैयारी का जो फेज है, जो एडल्ट का फेज है, वो और आगे बढ़ाते जाते हैं। यानी कि एज 26, मैक्सिमम एज 28, कुछ इसी बीच में जनरल कैंडिडेट की एज जो है वो होगा। इसके लिए यूपीएससी खुद ग्रेस पीरियड देगी फॉर 2 इयर्स, मे बी 3 इयर्स। वो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमेशा आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, हमेशा उस प्रोसेस पे फोकस करिए। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड मत होइए, फिक्र कीजिए, उसका टेंशन कीजिए, लेकिन रिजल्ट के ऊपर आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमेशा, इस बार भी इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है ताकि आप अपने पढ़ाई पे अग्रसर रहें। मैंने आपको रीजन बता दिया, बदलाव तो होगा, बदलाव इज पार्ट ऑफ नेचर, बदलाव होना है, होना भी चाहिए, लेकिन आप फोकस कर सकें, आप उसको जितना जल्दी एडमिट कर सकें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।